नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय कोपा के सैद्धांतिक विषय की पाठ्यचर्या में अंकित कंप्यूटर सिस्टम के परिचय के भाग 2 में मैं आज आपको प्रशिक्षण प्रदान करने जा रहा हूं। आज के अध्याय में हम जानेंगे कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर की पीढ़ियां एवं कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर का इतिहास। आज के अत्याधुनिक कंप्यूटर को अस्तित्व में आए हुए मात्र 50 वर्ष से अधिक नहीं हुए हैं, परंतु इनके विकास का इतिहास काफी प्राचीन है। प्राचीन समय में मनुष्य गणना करने के लिए लकड़ी, पत्थर एवं हड्डियों का इस्तेमाल किया करता था। गणना करने वाले प्राचीनतम यंत्रों में सबसे प्राचीन अबेकस है, जिसको चीन में 3000 वर्ष पूर्व डेवलप किया गया था। यह लकड़ी का बना एक फ्रेम होता था जिसमें लोहे की छड़ें लगी होती थी। यह दो भागों में बटा होता था। ऊपर के भाग को हेवन और नीचे के भाग को अर्थ कहते थे। इन छड़ों में, लोहे की छड़ों में मोती पिरे होते थे, जिनको ऊपर नीचे करके इसमें जोड़ने, घटाने, गुणा करने एवं भाग देने का कार्य किया जाता था। यह गणना करने का पहला यंत्र था और यह पहली मैकेनिकल डिवाइस थी। अबेकस के बाद सन 1617 में स्कॉटलैंड के गणितज्ञ जॉन नेपियर ने हड्डियों की छड़ों से एक ऐसे यंत्र का निर्माण किया जो गुणा करने में भी सहायता करता था। नेपियर बोन्स में गुणा करने के लिए 9 अलग अलग तरह की अंक चिन्हित हड्डियों का इस्तेमाल किया गया था। चूंकि यह यंत्र हड्डियों से बना था और इसको जॉन नेपियर ने बनाया था, इसी वजह से इसको जॉन नेपियर बोन्स का नाम दिया गया। नेपियर बोन्स दशमलव बिंदु को इस्तेमाल करने वाला पहला उपकरण था। उसके बाद सन 1642 में ब्लेज पास्कल नाम के फ्रांस के एक गणितज्ञ हुए, जिन्होंने एक ऐसे यंत्र का निर्माण किया जो जोड़ने और घटाने के अलावा और भी कार्य कर सकता था। इस यंत्र को ब्लेज पास्कल के नाम पे ही पास्केलाइन कैलकुलेटर के नाम से जाना गया। यह प्रथम मैकेनिकल और ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था। इसका निर्माण ब्लेज पास्कल ने अपने पिता को गणना करने में सहायता करने के लिए किया, क्योंकि उनके पिता एक टैक्स अकाउंटेंट थे। ब्लेज पास्कल ने इस यंत्र को बनाने में गियर और पहियों का इस्तेमाल किया, जिसकी सहायता से गणना की जाती थी। यह यंत्र काफी समय तक प्रचलित रहा। सन 1850 में फ्रांसीसी बुनकर जोसेफ बेकर ने एक ऐसे लूम का आविष्कार किया जो कपड़ों में डिजाइन या पैटर्न को कार्डबोर्ड के छिद्रयुक्त पंच कार्डों से नियंत्रित करता था। इसमें पंच कार्डों पे अंकित छिद्रों की उपस्थिति या अनुपस्थिति यह डिसाइड करती थी कि धागे को कहां पढ़ना है या कहां नहीं पढ़ना है। इसके बाद सन 1820 में अमेरिका वैज्ञानिक चार्ल्स बेबेज ने एक ऐसे डिफरेंस इंजन का निर्माण किया जो आगे चलकर आज के अत्याधुनिक कंप्यूटर की नींव बना। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही आज के आधुनिक कंप्यूटर की परिकल्पना की थी। चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन को बनाया, जो कि भाप से चलती थी और जिसमें गियर और शिफ्ट लगे हुए थे। इस इंजन का निर्माण उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा फाइनेंस लेके बनाया था। यह पहला मैकेनिक कंप्यूटर था जो सरल गणना कर सकता था। चार्ल्स बेबेज ने सन 1833 में डिफरेंस इंजन में कुछ बदलाव करते हुए एक नए इंजन को बनाया, जिसको एनालिटिकल इंजन के नाम से जाना जाता है। इस एनालिटिकल इंजन में इनपुट के रूप में पंच कार्ड का उपयोग किया गया था। एनालिटिकल इंजन गणितीय समस्याओं को हल करने और स्थायी स्मृति के रूप में जानकारी संग्रहित करने में सक्षम था। चार्ल्स बेबेज का एनालिटिकल इंजन ही आज के आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना। चार्ल्स बेबेज के साथ एडा लेवलेस ने काम किया, जो कि जिसने एनालिटिकल इंजन को भी प्रोग्राम किया था। यह दुनिया की पहली प्रोग्रामिंग लेडी माना जाता है। इनको दुनिया का पहला प्रोग्रामर माना जाता है।
सन 1890 में अमेरिकन सांख्यिकीविद हरमन होलेट द्वारा एक टैबुलेटिंग मशीन का निर्माण किया गया। यह एक मैकेनिकल टैबुलेटर था जो पंच कार्ड पर निर्भर था। इसमें आंकड़ों को सूचनाओं को सारणीबद्ध यानी कि टैबुलेट करने में सक्षम था। टैबुलेटिंग मशीन का प्रयोग सन 1890 में यूएस की जनगणना करने में प्रयोग किया गया था। सन 1937 में डॉक्टर हार्वर्ड आइकिन द्वारा एक कंप्यूटर का निर्माण, विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर का निर्माण किया गया जिसको मार्क 1 कहते हैं। यह ऑफिशियल नेम ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर था। यह 6 सेकंड में 1 गुणा व 12 सेकंड में 1 भाग कर सकता था। यह पहला प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर कहलाया। सन 1946 में एनियक नाम से एक कंप्यूटर का निर्माण किया जिसको जॉन मॉचली और जे प्रेस्पर एकर्ट द्वारा निर्मित किया गया था। इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। यह पहला जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर था। एटसेक 1949 इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर जिसको बनाया था मॉरिस विल्किस ने 1949 में। यह पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था। इसके बाद सन 1951 में यूनिवैक 1 के नाम से कंप्यूटर बनाया जॉन मॉचली और जे प्रेस्पर एकर्ट द्वारा। यूनिवैक मतलब यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यह पहला कमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर था और जिसको सेंसस ब्यूरो को बेचा गया था। यह सन 1970 तक एक स्टैंडर्ड कंप्यूटर ही था, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा। अब बात करते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियां यानी कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अभी तक जो है कंप्यूटर की 5 जनरेशन्स अस्तित्व में आ चुकी हैं, जिसमें से पहली जनरेशन का समय रहा 1940 से 1956 तक। दूसरी जनरेशन जो थी कंप्यूटर की पीढ़ी थी वो 1956 से 1963 तक। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो है 1966 से 1971 तक अस्तित्व में रहे। फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर है 1971 से 1980 तक अस्तित्व में रहे। और फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर है जो अभी आजकल मार्केट में 1981 से जो है उनका अस्तित्व में है। तो बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की। ये कंप्यूटर जो कि 1940 से 1956 तक अस्तित्व में रहे। ये कंप्यूटर काफी धीमे थे, आकार में बड़े थे और महंगे थे। इसमें ऊष्मा का निष्पादन भी बहुत ज्यादा होता था। ये कंप्यूटर काफी बड़े होने की वजह से जगह ज्यादा घेरते थे और इनको एक जगह से दूसरे जगह ले जाना पॉसिबल नहीं था। इन कंप्यूटरों का मेंटेनेंस काफी महंगा पड़ता था। इन कंप्यूटरों में सीपीयू और मेमोरी जैसे बेसिक कंपोनेंट के रूप में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। ये कंप्यूटर मुख्य रूप से बैच ऑपरेटिंग सिस्टम और पंच कार्ड पर निर्भर थे। कंप्यूटर में मैग्नेटिक टेप और पेपर टेप का इस्तेमाल आउटपुट और इनपुट डिवाइस के रूप में किया गया था। इस जनरेशन के कंप्यूटर के कुछ उदाहरण हैं जैसे एनियक, एडवैक, यूनिवैक 1, IBM 701, IBM 650। ये इस जनरेशन के कुछ उदाहरण हैं। अब बात करते हैं द्वितीय पीढ़ी की कंप्यूटर की, जो कि 1956 से 1963 तक अस्तित्व में रही। प्रथम पीढ़ी की तुलना में ये सिस्टम छोटे थे, कम सस्ते थे और कम बिजली खर्च करने वाले थे तथा प्रथम पीढ़ी की तुलना में ज्यादा तेज थे। इस जनरेशन में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया वैक्यूम ट्यूब की जगह, सीपीयू और मेमोरी जैसे बेसिक कंपोनेंट के रूप में। मैग्नेटिक कोर का इस्तेमाल प्राथमिक मेमोरी के लिए और मैग्नेटिक डिस्क टेप का इस्तेमाल द्वितीय स्टोरेज के लिए किया गया था। असेंबली लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कोबोल एंड फोर्टन और बैच प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल इस जनरेशन में किया गया था। इसके कुछ उदाहरण हैं जैसे IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, यूनिवैक 11008। ये कंप्यूटर जो है गर्मी का जो ऊष्मा का निष्पादन है थोड़ा कम करते थे, लेकिन इन कंप्यूटर को रखने के लिए भी AC की जरूरत होती थी। ये कंप्यूटर को एक जगह से दूसरी ले जाने में आसानी थी। इन कंप्यूटर को पहली जनरेशन के मुकाबले एक जगह से दूसरी जगह पे हम इनको ले जा सकते थे। अब बात करते हैं तीसरी पीढ़ी की कंप्यूटर की, जो कि 1964 से 1971 तक अस्तित्व में रही। इन कंप्यूटरों में
ट्रांजिस्टर के स्थान पर इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था। यह सिलिकॉन चिप पे पूरा का पूरा उसका सर्किट जो है आ जाता था। छोटी सी चिप के ऊपर पूरा पूरा सर्किट आ गया था, इसलिए ये सिंगल आईसी में बहुत सारे ट्रांजिस्टर आ सकते थे। इसलिए ये कंप्यूटर सेकंड जनरेशन की तुलना में अधिक ताकतवर और सस्ते थे। ये कंप्यूटर ज्यादा विश्वसनीय, कुशल और आकार में छोटे थे। फोटोन सेकंड टू फोर, कोबोल, पास्कल, PL/1, अल्गोल 68 जैसी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था। रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम इस थर्ड जनरेशन की पीढ़ी में यूज किए गए थे। IBM 360 इस सीरीज के कुछ उदाहरण हैं। अब बात करते हैं फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर की। यहाँ पे बहुत बड़े स्केल पे इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल करने लगा था, जिसको माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल है। इस टाइम पे माइक्रो प्रोसेसर अस्तित्व में आ सके थे। सघन, ताकतवर और तेज और सस्ते थे। इस जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो कॉम्पैक्ट थे, काफी ताकतवर थे, काफी स्पीड का काम करते थे और सस्ते थे। इसमें रियल टाइम, टाइम शेयरिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड जैसी ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज किया गया था। C++, DBase जैसी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था। PDP-11 और Cray-1 जो कि एक सुपर कंप्यूटर है, इस जनरेशन के कुछ उदाहरण हैं। अब बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर जो कि 1981 से आज तक अस्तित्व में है। इस पीढ़ी में बहुत लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट के स्थान पर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया, यानी कि VLSI के स्थान पर यहाँ पे ULSI का इस्तेमाल किया गया था। और ये कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी आधारित हैं। तो ये हुई हमारी जनरेशंस। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर के वर्गीकरण की। कंप्यूटर को उनके आकार, कार्य और उद्देश्य के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। आकार के आधार पर, कार्य के आधार पर और उद्देश्य के आधार पर। आकार के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। अगर आकार के आधार पर कंप्यूटर वर्गीकरण तो उसको 4 भागों में विभाजित किया गया है: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। सबसे पहले समझते हैं माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं। ये कंप्यूटर आकार में इतने छोटे होते हैं कि जिन्हें डेस्क पर सरलता पूर्वक रखा जा सकता है। इन्हें कंप्यूटर ऑन ए चिप कहते हैं। इन कंप्यूटर का प्रयोग मुख्यतः व्यवसाय और चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, पॉम टॉप कंप्यूटर, टैबलेट इत्यादि। दूसरे होते हैं आकार के आधार पर बात करेंगे मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर मध्यम आकार के इन कंप्यूटरों की कार्य क्षमता तथा कीमत दोनों ही माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक होती है। इस प्रकार के कंप्यूटर में एक या एक से अधिक व्यक्ति एक समय में एक से अधिक कार्य कर सकते हैं। इनका पूरा प्रयोग प्राय छोटी या मध्यम स्तरीय कंपनियां करती हैं। मिनी कंप्यूटर की गति 10 से 3 MPS होती है, जैसे HP 9000, RISC CSC 6000 इत्यादि। नंबर 3 बात करेंगे मेनफ्रेम कंप्यूटर की। ये कंप्यूटर आकार, कार्यक्षमता और कीमत में मिनी और माइक्रो कंप्यूटर से अधिक बड़े होते हैं, अतः बड़ी कंपनियां तथा बैंकों या सरकारी विभागों में एक केंद्रीय कंप्यूटर के रूप में इनका प्रयोग होता है। मेनफ्रेम कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए प्राय नोड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे Cray-1, CDS, साइबर, IBM 4381, यूनिवैक 1110। आपने जनरली देखा होगा जब अब ATM मशीन पे जाते हैं तो वहां पे एक मशीन लगी होती है जिससे हम पैसे निकालते हैं। वो बेसिकली नोड होता है और वो एक्सेस कर रहा होता है मेनफ्रेम कंप्यूटर के, जो कि बैंक के अंदर रखा होता है, कहीं बैंक में लगा होता है, उसको वो एक्सेस करता है वहां से। तो मेनफ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं, ये काफी बड़े होते हैं और ये ज्यादातर सरकारी विभाग और बैंकों में लगे होते हैं। और नंबर 4 आता है सुपर कंप्यूटर। ये कंप्यूटर सर्वाधिक गति, संग्रह क्षमता एवं उच्च विस्तार वाले होते हैं। इनका आकार एक सामान्य कमरे के बराबर होता है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा वर्ष 1976 में विकसित किया गया था, जिसे Cray-1 नाम दिया गया था। भारत के पास भी एक सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है परम, PARAM, और इसका विकास CDEC ने किया था। इसका विकसित रूप परम ईशान भी तैयार कर लिया गया है।
कार्य के आधार पर कंप्यूटर को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 एनालॉग कंप्यूटर, नंबर 2 डिजिटल कंप्यूटर, नंबर 3 हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर, इन कंप्यूटरों का प्रयोग भौतिक मात्राओं जैसे दाब, तापमान, लंबाई, भार इत्यादि को मापकर उनके परिणामों को अंकों में प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। क्योंकि ये कंप्यूटर मात्राओं को अंकों में प्रस्तुत करते हैं, इसलिए इनका उपयोग विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्रों में अधिक किया जाता है, जैसे स्पीडोमीटर या भूकंप सूचक संयंत्र इत्यादि। अब बात करते हैं हम डिजिटल कंप्यूटर की। डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग अंकों की गणना करने के लिए किया जाता है। आधुनिक युग में प्रयुक्त अधिकतर कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर की श्रेणी में ही आते हैं। डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग व्यापार में, घर के बजट में तथा एनिमेशन के क्षेत्र में विस्तृत रूप से किया जाता है, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर इत्यादि। हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर उन कंप्यूटरों को कहा जाता है जिसमें एनालॉग तथा डिजिटल दोनों ही कंप्यूटरों का गुण सम्मिलित हो, अर्थात एनालॉग तथा डिजिटल के मिश्रित रूप को हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। इसके द्वारा भौतिक मात्राओं को अंकों में परिवर्तित करके उन्हें डिजिटल रूप में ले आते हैं। चिकित्सा क्षेत्र में इसका सर्वाधिक उपयोग होता है। जैसे आपने देखा होगा आईसीयू वगैरह में डायलिसिस की मशीन लगी होती है, ईसीजी वगैरह लगी होती है, तो ये क्या होते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर के उदाहरण होते हैं। अब बात करते हैं उद्देश्य के आधार पर। कंप्यूटर को उद्देश्य के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, जिनसे हम सामान्य उद्देश्य पूर्ति के लिए यूज करते हैं। दूसरे विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर, जिसको हम विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयुक्त करते हैं। तो बात करते हैं सामान्य उद्देश्य कंप्यूटरों की। सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाता है। इनके द्वारा दस्तावेज तैयार करने, उन्हें छापने, डेटाबेस बनाने तथा शब्द प्रक्रिया द्वारा पत्र तैयार करना इत्यादि सामान्य कार्य किए जाते हैं। इस तरह के कंप्यूटर को आप जनरली घरों में, ऑफिसेज में, कार्यालय में आप जो है हर जगह इस तरह के कंप्यूटर को देखते हैं, जिनका कार्य होता है सिर्फ जो सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए। लेकिन बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्य के कंप्यूटर। विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग अंतरिक्ष विज्ञान में, जैसे दूर खगोली जो वैज्ञानिक होते हैं, वो जब और तारों की तलाश में या उसमें उस तरह के कंप्यूटर का यूज करते हैं। मौसम विज्ञान, मौसम विज्ञान में हमें यह पता चलता है कि कब कहाँ बारिश होगी, कब कहाँ हवाएं चलेंगी, कब कहाँ पे भूकंप आ सकता है। इस तरह के विज्ञान में हमें विशिष्ट उद्देश्य वाले कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ती है। उपग्रह संचालन में, जो उपग्रह हम यहाँ से जो सैटेलाइट्स वगैरह हम छोड़ते हैं, उनको संचालित करने में या यातायात नियंत्रण में, आपने देखा होगा ट्रैफिक लाइट्स को जो है नियंत्रण किया जाता है कि कब कौन सी लाइट खुलेगी, कब कौन सी चलेगी। वहां पे भी जो है हम जो कंप्यूटर यूज करते हैं वो बहुत ही तीव्र क्षमता वाले होते हैं, बहुत शक्तिशाली होते हैं। कृषि विज्ञान में, इंजीनियरिंग में, भौतिक तथा रासायनिक विज्ञान में, शोध में, इसमें जो है जो भौतिक और रासायनिक जो शोध होती हैं, जो हमारे जो रिसर्च सेंटर होते हैं, वहां पे हम इस तरह के कंप्यूटरों का प्रयोग करते हैं। इसमें प्रयोग किया गया सीपीयू की जो क्षमता होती है वो अन्य कंप्यूटरों के मुकाबले बहुत अधिक तीव्र होती है, वो बहुत शक्तिशाली होते हैं, जिस कारण से विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति
होती है। तो आज मैंने आपको कंप्यूटर सिस्टम के परिचय के भाग 2 में प्रशिक्षण प्रदान किया, जिसमें मैंने आपको कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर की पीढ़ियां और कंप्यूटर का वर्गीकरण के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया है। मैं आशा करता हूं कि यह प्रशिक्षण आपको भविष्य में मददगार साबित होगा। धन्यवाद।